गाइस, मैं हूं महक और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 10 लाइट एंड शैडो क्लास 5 का ICSE। चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? चैप्टर में हम लोग लाइट का पूरा इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, शैडोज़ के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट पढ़ेंगे और एक्लिप्सेस पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है हम लोग का लाइट। Light is a form of energy that makes things visible to us. When light falls on an object, it bounces off and reaches our eyes. So, we can say that light is needed to see things around us. तो light एक form of energy है जो हम लोग को चीज़ें दिखाने में हेल्प करता है, और जैसे ही लाइट कोई ऑब्जेक्ट में पड़ता है तो वह बाउंस करके हमारे आँखों पे आ जाता है। जैसे यहाँ पे ऊपर से लाइट आ रहा है और इस बुक में गिर रहा है और बुक से सीधा बाउंस होकर मेरे आँख में आ रहा है, और इसके कारण मैं देख पा रही हूँ कि बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है हम लोग का सोर्सेस ऑफ लाइट। ड्यूरिंग द डे इट इज़ अ सनलाइट दैट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस. It could be an electric bulb, candle, torch, lantern, lamp or tube light. These are sources of light. Any object that gives out or emits light is called source of light. All the sources of light can be placed into two groups. तो यहाँ पे जो भी sources of light मतलब सिंपली बोले कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे लाइट आता है उसे हम sources of light कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, टॉर्च, लैम्प, लैंटर्न, ट्यूब लाइट, या फिर सन, स्टार्स, फायरफ्लाइज, ये सब एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर प्रेजेंट इन नेचर एंड एमिट लाइट नेचुरली. सन, स्टार एंड फायरफ्लाई आर सम एग्जाम्पल्स। तो ये जो है ये नेचर में प्रेजेंट है, नेचर से हमें ये सारे सोर्सेज ऑफ लाइट मिलते हैं। एग्जाम्पल है सन, स्टार, फायरफ्लाइज, इनका खुद का लाइट होता है और ये हम लोग नेचर से मिलता है, हम लोग को ये सब नेचर से। फिर है हम लोग का मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. Things like an electric bulb, torch and candle are some man-made sources of light. तो जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, टॉर्च है, कैंडल है, ये सब क्या है? मैन-मेड सोर्सेस ऑफ लाइट, मतलब जो हम लोग ने अपने हाथों से बनाया है। ये सब नेचर में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, हम लोग ने इन्हें बनाया है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर आता है लुमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. Objects that produce light of their own are called luminous objects. For example, sun, stars, bulb, fire, etc. तो कोई भी जो चीज़ें होती है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जब खुद का लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सन है, स्टार है, फायरफ्लाइज है, स्टार, फायर है, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब अपना लाइट खुद से बना लेती हैं। ठीक है, मतलब हम लोग को कुछ डालना नहीं पड़ेगा कि लाइट बन जाए, वो अपने आप ही सन से खुद ही रेस निकलता है लाइट का। ठीक है, और बल्ब है, टॉर्च है, ये सब अब इन लोग के पास अपना लाइट होता है। बट नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स जो होता है, ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस द लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. तो इन लोग का क्या है, ये लोग अपना लाइट खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इन्हें किसी का हेल्प चाहिए. एग्जाम्पल है बेड, चेयर, पेंसिल, मून, एक्सेट्रा. तो बेड, चेयर और पेंसिल का लाइट होता ही नहीं अपना. और मून का जो लाइट होता है बोलते रात को तो चमकता है, पर क्या होता है ना, सन का जो लाइट है जैसे वो अर्थ में आता है वैसे वो मून पे जाता है. मून लाइट को सोख के रखता है, और फिर जब रात होती है तो अर्थ का जो दूसरा जो सुबह फेस कर रहा था वो अब रात फेस करता है, और रात को जो तारे होते हैं वो तो अपना लाइट यूज़ करते हैं, पर जो मून होता है, जो सन का जो लाइट है वो एब्जॉर्व करके रखा था वो यूज़ करता है, उससे वो चमकता है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं. नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स और ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले. Objects that allow light to pass through them are called transparent objects. For example, telephone, glass, etc. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना जो लाइट को पूरा कम्प्लीटली पास करने देते हैं, मतलब अच्छा लाइट तुमको जाना है यदि कि चले जाओ बैठो, तो अगर ग्लास रखोगे तो उसमें अगर लाइट जाएगा तो वो लाइट पास करके सीधा दूसरी जगह पहुँच जाएगा. ठीक है, और फिर वैसा ही सेलोफेन पेपर के साथ होता है. ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स.
Objects that partially allow light to pass through them are called translucent objects. For example, tracing paper, frosted glass, etc. तो ये सब जो पेपर्स होते हैं, ट्रेसिंग पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, ये सब क्या होता है, अगर लाइट जाएगा तो तुमको पूरा क्लियर लाइट नहीं दिखेगा, थोड़ा सा हेजी दिखेगा, क्योंकि वो लाइट को पूरा एकदम अच्छे से पास करने नहीं देता है, थोड़ा सा पास करने देता है, जिससे वो पार्शियली थोड़ा सा हमें अच्छे से नहीं दिखता है, बट ठीक ठाक थोड़ा बहुत दिख जाता है। जैसे जब हम लोग का जो चश्मा होता है, अगर आप लोग चश्मा भी तो आपको पता होगा, तो ट्रेन में की जर्नी के समय जब आप उतार के सोते हो तब एसी के कारण वो फॉग हो जाता है, और जब पहने तो थोड़ा कुछ दिखता है, क्योंकि वो फॉग हो जाता है, पूरा वो ठंडा हो जाता है, उसके कारण पूरा अच्छे से देख नहीं पाते, तो उस समय वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का नेचर ले लेता है। ठीक है, तभी तो इस टॉपिक को बोलते हैं हम लोग नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। Objects that don't allow light to pass through them are called opaque objects. Example: wood, stone, metal, etc. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को पास ही नहीं करने देते हैं, जैसे वुड के वुड से अगर तुम लाइट डालोगे तो वो वुड में ही हो जाएगा, बट वो वुड से आगे नहीं जाएगा। स्टोन, मेटल, कोई भी एग्जाम्पल, ज़्यादातर चीज़ें लाइट को पास करने नहीं देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, वो है शैडो। We know that light cannot pass through opaque objects. When it's stopped by an opaque object, a dark area in absence of light called shadow is formed on the surface behind the. तो यहाँ पे बोला है कि ऐसे तो हम लोग को जैसे अगर लाइट एक ओपेक ऑब्जेक्ट में पड़ता है तो क्या होता है, वो उस लाइट को पास करने नहीं देता है, इसलिए एक शैडो बन जाता है। जैसे अभी एक पेंसिल, अभी मान लो मेरा हाथ है तो मैं लाइट को पास नहीं करने दे रही, इससे देखो आप पे शैडो बन जा रहा है, देख रहे हो, वहीं ये देखो शैडो। ठीक है, इसे हम लोग शैडो कहते हैं। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो, तो शैडो के लिए कुछ तो चीज़ें लगेंगे ना, तो वो क्या है, वो है अ लाइट सोर्स, एन ओपेक ऑब्जेक्ट, एन ओपेक स्क्रीन और सरफेस वेयर द शैडो इज टू बी कास्टेड और फॉर्म्ड। तो एक लाइट का सोर्स चाहिए, मतलब एक ट्यूबलाइट या कुछ चाहिए, देखो जैसे ऊपर से लाइट है तो मेरा शैडो बन रहा है। एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मेरा उंगली ओपेक ऑब्जेक्ट है, वो जाने नहीं दे रहा है लाइट को। और एक ओपेक स्क्रीन या फिर सरफेस है जहाँ पे शैडो फॉर्म हो। तो ये बुक है, तो बुक में ये स्क्रीन हो गया, ये मेरा हाथ ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, और ऊपर से लाइट आ रहा है, तो इन तीनों चीज़ के कारण मेरे हाथ का शैडो बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से शैडो फॉर्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक का शैडो का, और वो है पोजीशन ऑफ अ शैडो। तो एज शोन इन द फिगर 10.6, अ शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। तो फिगर 10.6 तो ये है, इसमें बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है इसके हमेशा ऑपोजिट एक शैडो फॉर्म होता है। ठीक है, इसे हम पोजीशन ऑफ अ शैडो कहते हैं। उसमें एक ही लाइन है कि जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के ठीक ऑपोजिट साइड में तुम्हारा शैडो फॉर्म होगा, और उसके ठीक इस लेफ्ट साइड में तुम्हारा लाइट आना चाहिए, और राइट साइड में तुम्हारा शैडो फॉर्म हो जाएगा। फिर है शेप ऑफ अ शैडो। तो द शेप ऑफ अ शैडो डिपेंड्स ऑन द एंगल इन विच लाइट फॉल्स ऑन इट और द शेप ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट ब्लॉक्स द पार्ट ऑफ लाइट। तो अगर ये पेंसिल है, तो अगर मान लो लाइट इधर से आ रहा है, ठीक है, मान लो लाइट इधर से आ रहा है और मैंने पेंसिल को ऐसे रखा है, तो जो शेप होगा वो ऐसा लंबा सा आएगा ना पेंसिल की शैडो का। लेकिन मैं अगर मान लो ऐसे रखी हूँ पेंसिल को, ठीक है, तो एकदम यहाँ पे ऐसे लंबा सा शैडो आएगा। ठीक है, बट मैं उंगली का एग्जाम्पल दीजिए, उंगली से शैडो यहाँ पे बन रहा है, तो ये उंगली है, तो मैंने इसको ऐसे प्लेस किया तो देखो इस टाइप का शैडो बना। बट अगर मैंने इसको ऐसे प्लेस किया राइट को, तो ऐसा बना। फिर मैंने मान लो ऐसे प्लेस किया तो यहाँ पे तो शैडो आ ही नहीं रहा है, एक्चुअली मूव करने से आएगा वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो वैसे शेप ऑफ शैडो फॉर्म होता है। ठीक है, तो मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट ऑब्जेक्ट का फेस कर रहा है लाइट को, तभी उसका शैडो बनेगा, या फिर किस एंगल पे लाइट को रखा गया है वैसे तुम्हारा शैडो का शेप डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साइज ऑफ द शैडो। The size of the shadow depends on where the light source is placed and how near or far the light source is. तो यहाँ पे बोला है कि जो साइज है शैडो का, साइज है जो शैडो का,
वो डिपेंड करता है कि लाइट सोर्स कहाँ पे और किस तरीके से, मतलब पास में कि दूर में रखा गया है लाइट सोर्स को, उस पर डिपेंड करना है साइज, ठीक है। तो अ शैडो इज लॉन्ग व्हेन द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड अलोंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मतलब कि जब लेंथ में ऑब्जेक्ट का जो लेंथ मेजर करते हैं जहाँ पे, वहाँ पे अगर लाइट डालते हैं तब फिर बहुत लंबा बनता है, ठीक है। और a long shadow from the light placed along the length of an object, and it is short when the light source is placed along the width of an object. तो अगर लेंथ में रखेंगे तो लंबा होगा और अगर विड्थ में रखेंगे तो छोटा होगा, ठीक है, समझ गए। The size of a shadow decreases when the object is moved far away from the light source. तो यहाँ पे अगर ये वाला यहाँ पे देखो, ये वाला तुम्हारा, ये वाला बीच का है तुम्हारा पेड़ और इसके ऊपर है धूप। तो धूप का क्या हुआ, यहाँ पे एक शैडो बन गया, बट यहीं पर अगर मैंने धूप को इधर ले गया तो शैडो और लंबा हो गया, तो छोटी से बड़ा हो गया। तो यही भी बोल रहे हैं कि द साइज ऑफ एन शैडो डिक्रीजेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव। तो यहाँ पे सन मूव किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया है, यहाँ पे सन मूव किया है, ठीक है। पिक्चर में सन मूव किया है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया है। बट अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो साइज छोटा होगा। The size of the shadow increases when the object is moved towards the light source. तो अगर ऑब्जेक्ट लाइट से दूर जाएगा तो साइज छोटा होगा, और अगर ऑब्जेक्ट लाइट के पास आएगा तो साइज बड़ा होगा। समझो इसको कि ये जो लाइट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइट से दूर जाएगा तो शैडो छोटा होगा, डिक्रीज करेगा। बट अगर ये लाइट के पास आएगा तो शैडो बड़ा होगा, इंक्रीज करेगा साइज पे, ठीक है। ये एक समझने की बात थी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ शैडो। अ शैडो हैज टू पार्ट्स, अम्ब्रा एंड प्रीअम्ब्रा, ठीक है। दोनों के बारे में पढ़ते हैं। अम्ब्रा, an area of complete darkness at the center of the shadow is known as the umbra. This area does not receive any light. तो जो शैडो फॉर्म होता है, मान लो ये एक शैडो है, ठीक है, ये बॉक्स एक शैडो है। तो इस शैडो का जो एकदम बीच वाला पार्ट है इसे हम अम्ब्रा कहते हैं, और यहाँ पे लाइट आती ही नहीं है, सबसे ज़्यादा डार्क रहता है, ठीक है। ये पूरा एरिया ये बहुत डार्क रहता है, ठीक है। बट प्रीअम्ब्रा इसका ही ऑपोजिट है। एन एरिया ऑफ पार्शियल डार्कनेस एट द एजेस ऑफ द शैडो इज नोन एज प्रीअम्ब्रा. दिस एरिया रिसीव्स वेरी लिटिल लाइट फ्रॉम द सोर्स. A large source of light forms a shadow with an umbra and penumbra, while a small source of light forms only an umbra. इस सारे टॉपिक को सेट करो, पर यहाँ तक समझो, अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा। तो अम्ब्रा अगर ये हो गया एकदम बीच में डार्कनेस, तो पेनुम्ब्रा क्या होगा? पेनुम्ब्रा में क्या होता है कि ये जो साइड में एजेस दिख रही है कम डार्क है, बीच वाला अम्ब्रा बहुत डार्क है, और साइड की जो एजेस है वो बहुत लाइट है, अम्ब्रा से बहुत लाइट है। तो वो क्यों है? क्योंकि पेनुम्ब्रा जो है उसे सिर्फ कुछ ही लाइट मिलता है शैडो फॉर्म करने का, तो इसलिए जो एजेस होते हैं वो ज़्यादातर कम इंटेंस होते हैं, ठीक है, शैडो का। तो इसे हम पेनुम्ब्रा कहते हैं, और अंदर का जो होता है उसे हम अम्ब्रा कहते हैं, जो कि बहुत डार्क रहता है, उसे बहुत ज़्यादा धूप आती है, वो पूरा डार्क रहता है, ठीक है। तो अगर एक बड़ा सोर्स होता है, जैसे ये बड़ा वाला है, तो इसमें अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा बोथ है। बट एक छोटा सा होता है तो उसमें सिर्फ अम्ब्रा ही होता है, डार्क अम्ब्रा होता है, ठीक है, समझेंगे वाला। और मैंने क्यों बोला ये वाला साइड में रखो, क्योंकि ये वाला इन दोनों का बात नहीं है, ये वाला इन दोनों को मिला के बोला है कि जो लार्ज सोर्स होता है तो पेनुम्ब्रा और अम्ब्रा दोनों होता है, और छोटा होता है तो सिर्फ अम्ब्रा होता है। ये तो मैंने बता ही दिया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चले। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। तो उस पर ना बैंगल ऑन टेबल में एक चूड़ी को घुमाओ, ठीक है। क्या तुमको एक वर्टिकल लाइन तो से पास करते हुए दिखा? उसे हम कहते हैं एक्सिस। उस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं एक्सिस, और ये अर्थ में भी होता है। जैसे बैंगल रोटेट करता है वैसे अर्थ रोटेट करता है, और जब अर्थ रोटेट करता है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं, ठीक है। जब अर्थ ऐसे रोटेट करता है उसे हम रोटेशन कहते हैं, ठीक है। वो एक्सिस पे रोटेट करता है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। The Earth spins on its axis from west to east. तो वेस्ट से वो ईस्ट की तरफ ऐसे घूमता है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। और फिर बोला है कि it completes one rotation on its own
एक्सिस इन अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स। तो 24 घंटे में 1 घंटा वो एक राउंड लगाता है सिर्फ अपने एक्सिस में। तो मतलब वेस्ट से ईस्ट जाके वापस वेस्ट में आने में उसे 24 घंटे लगते हैं अर्थ को, ठीक है। और इसके कारण एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। तो इसके कारण सुबह और रात का भी डिवीजन हो जाता है एक्सिस के कारण। और यहाँ पे एक और इमेजिनरी लाइन होता है जैसे हम कहते हैं इक्वेटर। तो आपको जैसे मैंने पढ़ाया है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स मेरे चैनल में, उस वीडियो को देख के फिर ये वाला बात समझना तो इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो जो एक और इमेजिनरी लाइन है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। वो अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न और सदर्न। मतलब ऊपर वाला पार्ट को नॉर्दर्न बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को सदर्न बोलते हैं। दोनों को ही हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे है कि while the earth spins on its axis it also revolves around the sun। तो जब वो अर्थ जब स्पिन करता है ना एक्सिस में तो वो सन के उल्टा उल्टा पे घूमता है। तो ये वाला मैं समझाती हूँ आपको अच्छे से। तो मान लो ये अर्थ है, मेरा ड्राइंग ज़्यादा अच्छा नहीं है तो जज प्लीज़। ये एक्सिस है और यहाँ पे ये सन है, ठीक है। तो सन अर्थ से छोटा कैसे हो गया पता नहीं, चलो बहुत गंदा ड्राइंग किया ठीक है। तो ये अर्थ है और ये सन है। तो अर्थ जब अपने एक्सिस में से गोल गोल घूम रहा है तब ये नहीं कि वो एक ही जगह खड़े ही गोल गोल घूम रहा है, तब वो इधर इधर भी गोल गोल घूम रहा है। मतलब वो सन के इधर इधर भी गोल गोल घूम रहा है और साथ में एक्सिस में भी गोल गोल घूम रहा है। तो वो 2 काम एक साथ कर रहा है, समझे। यही यहाँ पे बोल रहा है कि जब वो अपने एक्सिस में स्पिन करता है तो वो जो सन है उसके भी पास पास घूमता रहता है, ठीक है। तो one side of the earth faces the sun and the other side faces away into the space। तो एक साइड ये वाला साइड सन को फेस करता है और दूसरा वाला साइड स्पेस को स्पेस मतलब जो सन का दूसरा नहीं है, मतलब दूसरा साइड जो है सन के ऑपोजिट वाला साइड मतलब वो स्पेस ही में वहाँ पे फेस करता है, ठीक है। The side facing the sun gets light and heat we call the day time। तो ये वाला जो है ये डे टाइम है, सुबह का टाइम है, दिन का टाइम है। जब ये सन जो ये वाला पार्ट है ये जो मिडल में डिवाइड हो रहा है तो ये वाला जो पार्ट है ये सन पे फेस करता है तो सन रेज यहाँ पे आता है, हीट यहाँ पे होता है। और जो दूसरा हाफ होता है वो उसे यहाँ पे अभी रात हो रहा होता है उधर। फिर वैसे ही वापस एक और बार घूमता है वो 24 घंटे बाद। तो ये वाला आज लाइट डे वो डे एक्सपीरियंस करता है और जो डे वाला पार्ट था वो नाइट एक्सपीरियंस करता है। ऐसे ही हम लोग का डे एंड नाइट का सेपरेशन होता है। क्योंकि अर्थ को 24 घंटे लगते हैं एक बार उसके एक्सिस में स्पिन करने के लिए, इसलिए एक दिन अर्थ में एक दिन तुम्हारा 24 घंटे के बराबर है। अर्थ में एक दिन तुम्हारा 24 घंटे के बराबर है। मतलब सीधा सीधी कहो तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। और उसके बारे में थोड़ा सा आगे और भी लिखा है कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ डेफिनेट पाथ। तो अर्थ जो है वो सन में जब घूमता है तो ये नहीं कि वो मन किया तो मर्क्यूरी को धक्का दे दिया, वीनस को धक्का दे दिया और आगे बढ़ गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अर्थ का भी एक पाथ बना हुआ रहता है और उसी पाथ में वो सन का चक्कर लगाता है, ठीक है। और उस पाथ को क्या कहते हैं, जिस पाथ में वो सन का चक्कर लगाता है उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। और द पाथ नेवर चेंजेस एंड इज कॉल्ड द अर्थ्स ऑर्बिट। तो वो पाथ कभी घूम नहीं सकता। मतलब यहाँ पे तो ये नहीं कि यहाँ पे बन गया पाथ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। वो एक पार्ट जो है वो एक एकदम डेफिनेट पार्ट है, वहाँ वो हिल ही नहीं सकता है वहाँ से, और इसे हम अर्थ्स ऑर्बिट या ऑर्बिट कह सकते हो, ठीक है। When the Earth takes one round along its orbit, it completes one revolution। तो मान लो इधर था अर्थ, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, फिर इधर आ गया। तो जब सन का पूरा एक चक्कर लगा लेता है तो उसे कहते हैं रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन तो बहुत सारे होते हैं, पर जब एक चक्कर लगा देते तो 1, 2 चक्कर लगा लेते तो 2 रेवोल्यूशन, 3 चक्कर लगा देते 3 रेवोल्यूशन, ऐसे ही होता रहता है काउंटिंग। और the time it takes to complete a full orbit is 365 1/4 what we call a year। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज। एक साल में 365 डेज होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते, होते हैं। पर हम लोग 365 कहते हैं, बट वो एक्चुअली होता है 365
+1/4 डेज। ठीक है, तो इसका एक कैलकुलेशन है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, वो मैं बाद में समझाऊंगी। तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली हर 4 साल बाद आफ्टर एवरी 4 ईयर्स एक लीप ईयर होता है, जिसमें फरवरी के 29 डेज होता है। फरवरी के 20, ऐसे तो फरवरी का 28 डेज होता है, बट हर 4 साल बाद फरवरी का एक दिन बढ़ के वो 29 डेज हो जाता है। ठीक है, और ये वाला थोड़ा बाद में समझाएंगे। और टाइम ठीक है, तो इसे हम एक साल के 365 + 1/4 डे। ठीक है, द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉल्स इट सीजन्स। तो क्योंकि ये रेवोल्यूशन होता है, हमारा जो अर्थ है वो सीज़न कॉज करता है। जैसे अभी विंटर चल रहा है, विंटर से पहले ऑटम था, ऑटम से पहले तुम्हारा जो मानसून था, मानसून से पहले तुम्हारा समर था, समर से पहले स्प्रिंग था, और स्प्रिंग से पहले वापस ही विंटर आ गया। ठीक है, तो रेवोल्यूशन चलता रहता है, और रेवोल्यूशन के कारण हमारा होता है सीजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब ये वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, द क्वार्टर्स ऑफ ईच ईयर एंड टू ऐड टुगेदर सो दैट after every 4 years we have an extra day in the year 29 February. This 366 day year is called leap year and 29 February is a leap year day. तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि जो 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 करके = 1 डे। तो अगर 4 बार 1/4 को मिलाएंगे तो एक दिन बन जाएगा। इसलिए जिस भी साल में 29 फरवरी तक डेट होता है उसे हम कहते हैं लीप ईयर, कि उस लीप ईयर में वो लीप ईयर होता है। क्यों? क्योंकि हर साल में 365 + 1/4 डेज होता है, और 1/4 को अगर 4 बार मिलाएंगे तो हम 4 साल हो जाएंगे। तो उसके बाद एक दिन एक्स्ट्रा आता है, तो 5वें साल में 360, तो 5वें साल में 366 डेज होते हैं। ठीक है, समझ गए? अब आगे के टॉपिक में चलते हैं। आगे का टॉपिक है एक्लिप्सेस। ठीक है, एक्लिप्सेस। तो यहाँ पे द सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट। तो सन जो है वो एक सोर्स ऑफ लाइट है, बट अर्थ और मून आर नॉट। अर्थ और मून में जो है वहाँ पे सनलाइट नहीं होता, उनके पास खुद का लाइट नहीं होता है। When sunlight falls on the earth and the moon, they block the way of the light. तो जब सन का जो लाइट होता है वो अर्थ या फिर मून में पड़ता है, तो जो लाइट है उन्हें सन या फिर मून ब्लॉक कर लेता है, और वे ऑफ द लाइट रुक जाता है कमिंग फ्रॉम द सन। एंड एक्लिप्स मीन्स द ब्लॉकिंग ऑफ अ हेवनली ऑब्जेक्ट लाइक द सन और द मून फ्रॉम व्यू। तो जो सनलाइट होता है उसे बहुत जैसे अर्थ मून को दिखने से रोक देता है, इसलिए मून पे सनलाइट पहुंचता नहीं है। अगर वो अर्थ के पीछे चला जाता है मून घूमते घूमते, तो उस पर सनलाइट पहुंचता नहीं है, इसलिए हमें एक्लिप्स कहते हैं। एक्लिप्स भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे सोलर एक्लिप्स। तो अभी सोलर एक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। A solar eclipse occurs when the sun, the moon and the earth come in a straight line. तो एक सोलर एक्लिप्स जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है? जब अर्थ, मून और सन दोनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में दिखा रहा है, ये सन है, ये मून है, और ये अर्थ, देखो एकदम स्ट्रेट लाइन पे आ गए हैं। इसी को ही हम लोग जब स्ट्रेट लाइन में हो जाते हैं तो ये सोलर एक्लिप्स बनता है। कैसे बनता है? तो जब मून होता है वो अर्थ से पहले आ जाता है, और वो सनलाइट को जो है वो रोक देता है, वो सनलाइट को अर्थ में जाने से रोक देता है। और तो सन जो है वो अर्थ से हम लोग सन नहीं देख पाते, ठीक है, और फिर सन हम लोग देख नहीं पाते हैं, इसका सन का लाइट भी नहीं आता है, और इसलिए पूरा अर्थ एकदम डार्क हो जाता है, एकदम धूप आती ही नहीं है। और पीपल जो यहाँ पे डार्कनेस में रहते हैं वो सन को देख ही नहीं पाते हैं, और इसके कारण सोलर एक्लिप्स हो जाता है। ठीक है, समझें। अब यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स दिए हुए हैं सोलर एक्लिप्स के, उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। पॉइंट्स में है, when the view of sun is completely blocked by the moon, it is called total solar eclipse. मतलब अगर सन दिख ही नहीं रहा है, पूरा ही छुप गया है, मतलब सन आकाश में है ही नहीं, तो हम बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। और when the sun and the moon are not exactly in the line and the moon partially blocks the view of sun, then people experience a partial solar eclipse.
तो अगर यहाँ पे मून है, मून सन को पूरा डायरेक्ट रोक देगा, तो यहाँ पे अर्थ में सन दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे लोग सोचेंगे सन खत्म, सन गायब हो गया। बट अगर मून मान लो इधर एकदम स्ट्रेट आने के बगैर मान लो इधर होता, तो वो सन का बस इतना सा पार्ट रुकता, ठीक है, बाकी आधा पार्ट तो लोगों को अर्थ से दिखता ना, तो उतना तो कुछ होता, कम से कम थोड़ा तो सनलाइट आता। बट पूरे में पूरा अर्थ एकदम डार्क हो जाएगा अगर थोड़ा सा भी सनलाइट नहीं आएगा। जो पार्ट नाइट एक्सपीरियंस कर रहा है वो तो कर ही रहा है, बट जो डे एक्सपीरियंस करने वाला था वो पूरा रात हो गया, मतलब हर जगह रात हो गई, धूप उगा ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। अच्छा, पॉइंट 2 ही था, बट हम लोग का अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक है लूनर एक्लिप्स। तो अभी हम लोग जो पढ़े थे वो था सोलर एक्लिप्स, अब पढ़ेंगे लूनर एक्लिप्स। लूनर मीन्स रिलेटेड टू द मून। तो लूनर का मतलब क्या है? लूनर का मतलब है जो मून से रिलेटेड है, मतलब मून के ऊपर बेस्ड है वो टॉपिक, ठीक है। ड्यूरिंग अ लूनर एक्लिप्स द मून इज हिडन फ्रॉम आवर व्यू. Lunar eclipse occurs when the Earth comes in the middle of the Sun and the Moon. The Earth, Sun and the Moon. The Earth casts its shadow on the Moon. ठीक है, तो क्या होता है, जैसे पिछले में हम लोगों ने देखा, पिछले पिक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि जो सन था वो सन यहाँ पे आ गया था मून और यहाँ पे था अर्थ। बट अब लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, जो सन है और मून है उसके बीच में अर्थ आ जाता है। तो उस समय सन और अर्थ के बीच में मून आ रहा था, अब सन और मून के बीच में अर्थ आ रहा है, ठीक है, समझे। तो ये अर्थ क्या करता है, सनलाइट मून में आने से ब्लॉक कर देता है, तो मून में सनलाइट आता ही नहीं है। इसके कारण हम लोग देख ही नहीं पाते हैं मून को, इसी के कारण हम लोग मून देख ही नहीं पाते हैं, तो इसे हम लूनर एक्लिप्स कहते हैं। जब सन नहीं दिख पाएंगे तो सोलर एक्लिप्स, और जब मून नहीं दिख पाएंगे तब लूनर एक्लिप्स। और ये कैसे कॉज होता है ये आप समझ गए। अगर लूनर एक्लिप्स के समय सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है, और सोलर एक्लिप्स के समय अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, ठीक है। तो अर्थ और मून के कारण ही ये सब होता है, ठीक है। सन का कोई है नहीं, सन हिलेगा ही नहीं, सन खड़ा है, बस मून और अर्थ खिल फुल के कैसे जैसे लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट है कि व्हेन द मून इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अर्थ वी ऑब्जर्व टोटल लूनर एक्लिप्स। मतलब अर्थ के ठीक पीछे, तो अर्थ के अगर ठीक पीछे होगा तो लूनर एक्लिप्स, टोटल लूनर एक्लिप्स होगा। और व्हेन द अर्थ कवर्स सम पार्ट ऑफ दिस मून एंड वी ऑब्जर्व पार्शियल लूनर एक्लिप्स, मतलब मान लो अर्थ, मून इधर है, मून इधर होता तो थोड़ा सा लाइट मून पे आता और थोड़ा सा पार्शियल लूनर एक्लिप्स होता, बट लूनर एक्लिप्स होता, ठीक है, तो कम होता बट होता ज़रूर। तो अब हम लोग ने बहुत सारे चैप्टर में फैक्ट्स जो है वो स्किप किए थे, तो मैं सारे फैक्ट्स रीड करके आपको बताती हूँ, जिससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फीलिंग्स आती है, ठीक है। चलिए फैक्ट्स में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फैक्ट है, अ लूनर एक्लिप्स ऑकर्स ऑन अ फुल मून डे। तो जो लूनर एक्लिप्स होता है वो तब होता है जब एक पूरा फुल मून होता है, ठीक है। तो अगर एक फुल मून है तो मतलब उसे लूनर एक्लिप्स होगा, ठीक है। नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहना चाहती कि फुल मून डे मतलब जिस दिन फुल मून डे एक डे होता है जहाँ पे मून का पूरा निकलने का बात होता है, बट वहाँ पे उसी दिन पे लूनर एक्लिप्स हो जाता है। तो इसलिए आपने बहुत कार्टून्स में देखा होगा, आप कार्टून देखते हो तो उसमें दिखाता है ना फुल मून डे है, फुल मून डे के दिन उसको हरा सकते हैं, फुल मून डे के दिन उसका पावर इंक्रीज हो जाता है, उसका पावर डिक्रीज हो जाता है, ऐसा कार्टून्स में आता रहता है। तो उसे वही हम लोग फुल मून डे का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है द अर्थ इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्री एक्सिस। तो अर्थ को हम लोग ने तो ये जाना ही नहीं कि कितना है उसका डिग्री एक्सिस में, वो कितना टिल्टेड है, वो है 23.5 डिग्री टिल्टेड, ठीक है। एक और फैक्ट है यहाँ पे, लाइट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स टू रीच टू द अर्थ फ्रॉम द सन। तो सन से अर्थ पर आने के लिए सिर्फ 8 मिनट लगते हैं लाइट हो, ठीक है, सिर्फ 8 मिनट, सिर्फ 8 मिनट। तो यहाँ पे हैंड राइटिंग में थोड़ा सा करना बंद हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं जनरली पेन से लिखती हूँ। फिर अब नेक्स्ट फैक्ट ढूंढते हैं, चलो फैक्ट्स। और यहाँ पे हमारे कोई फैक्ट्स नहीं है, बट हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं।
तो अभी पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व द क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑब्जेक्ट्स। कैसे जाने कि वो ट्रांसपेरेंट है कि ट्रांसलूसेंट है कि ऑब्जेक्ट ओपेक है वो ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए हमें इसके लिए, हमें चाहिए एक बुक चाहिए, ये तो रहा बुक, एक मिरर चाहिए, मिरर हाँ ठीक है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, ये तो आपको खरीदना पड़ेगा। अ ग्लास ऑफ क्लियर वाटर चाहिए, हाँ वो तो मिल ही जाएगा। एंड एम्प्टी ग्लास चाहिए, हाँ ये भी मिल जाएगा। वैक्स पेपर खरीदना पड़ेगा और टॉर्च चाहिए। स्टेप है फ्लैश द टॉर्च ओवर द ऑब्जेक्ट्स यू कलेक्टेड वन बाय वन। अच्छा तो एकदम इजी है, तो यहाँ पे एक ही चीज़ का दो एग्जाम्पल है। तो एक बुक है, बुक पे लाइट ऑब्जेक्ट को डालो, ठीक है, और फिर देखना कि लाइट पास नहीं करेगा, तो वो हो गया ओपेक ऑब्जेक्ट, वो हो गया ओपेक ऑब्जेक्ट। वैसे ही अगर मिरर होगा तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, मिरर से एक्चुअली पास करता है। अगर ऐसे हाथ वाला मिरर हो, ठीक है, जैसे ग्लास है, ग्लास जैसे होता है, वैसे ग्लास का जैसा मिरर चाहिए। मतलब अगर ऐसा मिरर नहीं जो कबर्ड में अटैच्ड हो, क्योंकि उससे तो सीधा आपके ऊपर आँख पर टॉर्च पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे भी वो अगर करोगे आप तो ट्रांसपेरेंट ही माना जाता है मिरर को। मैग्नीफाइंग ग्लास ट्रांसपेरेंट महंगा। अ ग्लास ऑफ क्लियर वाटर, ये वाला टेस्ट करना पड़ेगा, ये ट्रांसलूसेंट भी होता है और ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है और ओपेक भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है। एंड एम्प्टी ग्लास, एक खाली ग्लास होगा तब तो ट्रांसपेरेंट ही होएगा। वैक्स पेपर में ट्रांसलूसेंट होगा। और टॉर्च में टॉर्च अगर ऑन है तो लाइट मिला के तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बट टॉर्च अगर ऑफ है तब ओपेक होगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला ऑब्जर्वेशन, केयरफुली ऑब्जर्व हाउ लाइट पासेस थ्रू ईच ऑब्जेक्ट एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक इन द फॉर्मेट गिवन बिलो। क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, ठीक है। ये वाला बहुत ईजी था और ये वाला आप लोग ट्राई भी कर सकते हो, एकदम ईजी पीजी है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट यहाँ पे है, पर्पस है कि मतलब करना क्या है इस एक्सपेरिमेंट करके तुमको क्या मिलेगा, तो अंडरस्टैंड हाउ अ लाइट सोर्स अफेक्ट्स द लेंथ ऑफ द शैडो। तो कैसे एक लाइट जो शैडो का लेंथ है वो कैसे अफेक्ट करता है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, एक टॉर्च चाहिए, एक बॉल चाहिए और एक प्लेस चाहिए जहाँ पे वो बॉल होगा। अ पीस ऑफ पेपर, वहाँ पे वो स्क्रीन होगा, ठीक है। स्टेप है सबसे पहले जो बॉल है उसे स्टैंड में फिक्स करना है, ठीक है। प्लेस द स्टैंड ऑन अ टेबल, टेबल में रखना है। मेक श्योर देयर इज अ वॉल ऑपोजिट द टेबल फॉर द शैडो टू बी फॉर्म्ड। तो एक वॉल, एक स्क्रीन होना चाहिए जहाँ पे शैडो हो, ठीक है। नाउ टर्न ऑफ द लाइट, सारे लाइट बंद कर दो। स्टैंड बिहाइंड द टेबल, टेबल के बगल में खड़े हो जाओ, लाइट को ऑन करो। फ्लैश द लाइट ऑन द बॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस, थोड़ा सा दूरी से लाइट सीधा बॉल के ऊपर रखो और फिर देखना एक शैडो बन जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्व द शैडो फॉर्म्ड ऑन द वॉल, शैडो बनेगा वॉल पे। गेट क्लोजर टू द बॉल, बॉल को और थोड़ा सा पास जाओ बॉल के, ठीक है। लुक एट द वॉल वेयर द शैडो ऑफ द बॉल शुड अपीयर, तो जो शैडो है वहाँ पे देखो, ठीक है। फिर बोला है ग्रेजुअली मूव फादर अवे फ्रॉम द वॉल एंड वॉच द शैडो, तो मतलब पास जाओ, पीछे आओ, दूर जाओ, ठीक है। ऐसे कर करके तुम एक शैडो को ऑब्जर्व करो। और एक और स्टेप लिया है कि नाउ पुट अ पीस ऑफ पेपर बिहाइंड द बॉल एंड कीप द पोजीशन ऑफ द बॉल एंड लाइट कांस्टेंट। मूव द पेपर फादर अवे, मतलब एक पेपर को लाइट के यहाँ पे रखो और ऐसे पेपर को हिलाओ, लाइट को भी हिलाओ, उससे देखना और भी कुछ चेंजेस शैडो में आएंगे, तो वो आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन में कुछ क्वेश्चन ये है कि what happened when you moved the torch closer to the ball? Was the shadow bigger when you moved the torch away from the ball? Did the shadow increase in size when you moved the paper farther away? तो ये सब आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद जान जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में है कि टू अंडरस्टैंड द ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, तो डे एंड नाइट कैसे होता है। तो कुछ चीज़ें चाहिए हमें, वो है टॉर्च, ग्लोब भी चाहिए, ठीक है, और एक स्टिकर चाहिए, कोई भी स्टिकर। ऑब्जर्व द ग्लोब एंड आइडेंटिफाई द कंट्री यू लिव इन, पुट अ स्टिकर ऑन इट, डू दिस एक्टिविटी इन डार्क डू, ठीक है। तो बोला है ग्लोब लो, उसमें जिस कंट्री में तुम रहते हो उसमें एक स्टिकर चिपका दो, ठीक है। और ये एक्टिविटी जो है वो एक अंधेरे रूम में होगा।
प्लेस द ग्लोब अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर फ्रॉम द लाइट सोर्स, तो 1 मीटर लाइट सोर्स के 1 मीटर दूर होना चाहिए वो, ठीक है। और फिर बोला है कि विथ योर कंट्री फेसिंग द लाइट, ठीक है। तो जो ग्लोब है उसको 1 मीटर दूर रखो, और जो कंट्री है जिसमें तुम स्टिकर बेच रही हो उसको अपने साइड रखना, ठीक है, लाइट के साइड फेस करना। और डू यू थिंक दिस रिप्रेजेंट डे और नाइट, तो अब पूछ रहा है कि तुमको लगता है कि डे और नाइट रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। फिर एक और स्टेप है कि नेक्स्ट टर्न द ग्लोब 180 डिग्री ऑन दिस एक्सिस सो दैट इट आइडेंटिफाइड लोकेशन इज प्लंग्ड इनटू डार्कनेस। तो अब बोला है कि जो ग्लोब है उस पर जहाँ स्टिकर लगाए थे उसको 180 डिग्री टिल्ट कर दो, जिससे पता चले कि वो पहले लाइट था, अब वो वाला प्लेस डार्क फेस कर रहा है, ठीक है। फिर बोला है कंटिन्यू टू टर्न द ग्लोब ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन टू ऑब्जर्व अ फ्यू साइकिल्स ऑफ नाइट एंड डे। तो ये वाला बहुत इजी था, ये वाला आप समझ भी गए होंगे, मैंने समझा भी दिया थोड़ा बहुत। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि द मून इज अ डैश ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, कौन सा। तो मून इज अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्योंकि उसका खुद का लाइट नहीं होता है। When an opaque object is placed between a source of light, we get or an image, shadow, और एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, when an opaque object is placed between a source of light and a screen, we get a dash। तो ओपेक ऑब्जेक्ट जब एक सोर्स के बीच में रखा जाता है तो हमें क्या मिलता है, रिफ्लेक्शन, शैडो की इमेज। थिंग थिंग थिंग, आपको आंसर पता ही है, मैं आंसर बता के क्या ही कर लूँगी बताइए। तो फिर है डैश इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वुड है, फ्रॉस्टेड ग्लास है, और हमारा सेलोफेन पेपर है। ट्रांसपेरेंट यहाँ पे क्वेश्चन गलत है क्योंकि फ्रॉस्टेड पेपर और सेलोफोन, सॉरी क्वेश्चन सही है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में सेलोफेन पेपर एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। अ शैडो ओनली शोज डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेड, डिटेल, और एक और ऑप्शन है कलर, ठीक है। तो शेड दिखाता है, कलर दिखाता है कि डिटेल दिखाता है। तो शैडो ओनली शोज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप दिखाता है ऑब्जेक्ट का। डैश इज अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, बटर पेपर इज अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, लाइट इज फॉर्म ऑफ एन एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। द डैश इज द आउटर एरिया ऑफ द शैडो। आंसर क्या होगा, कुछ टफ क्वेश्चन है जो मैं आपके ऊपर छोड़ू कि आप बुक से खोज के खुद से बताओ, तभी तो मज़ा आता है ना एक्सरसाइज करने का। तो इजी मैं बता दूंगी, टफ मैं नहीं बताऊंगी। We can see clearly through dash objects. We can see clearly through transparent objects. During dash eclipse, the moon comes between the sun and the earth. During solar eclipse, the earth takes 24 hours to complete one rotation. Match the following है. Umbra is a dark portion of the shadow. Transparent glass, 24 hours rotation. Revolution 365 days approximately, ठीक है। फिर है वुड, ओपेक, बहुत ईजी था। नेक्स्ट पेज में एक्सरसाइज है कि नहीं वो देख लेते हैं, नहीं है तो चैप्टर यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे वाले चैनल के नोटिफिकेशंस को क्लिक कर दीजिए क्योंकि आगे वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।